तो पहला केस ऑन है प्रियांशु, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। अगर 13 इयर्स का बच्चा काम कर रहा है किसी फैक्ट्री में तो उस केस में। दूसरा देखो, इफ ए पॉलिटिशियन इन वन स्टेट डिसाइड्स नॉट अलाउड लेबर्स फ्रॉम अदर स्टेट्स टू वर्क, तो ये कौन सा है? एक स्टेट के लोगों को दूसरे स्टेट में न जाने देना, एक राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, ठीक है, राइट टू फ्रीडम। नेक्स्ट देखो, इफ ए ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट गिविंग परमिशन टू ओपन ए तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला, अगर कुछ लोग कहें नहीं यार केरला का कोई तेलुगु स्कूल नहीं खुलेगा तो कोई लैंग्वेज वाला है इसमें ये है लिंग्विस्टिक। That all minorities can set up their own educational institution। लिखा है, पांचवा पढ़ो। यस सर। तो उसमें लिखा है लिंग्विस्टिक का मतलब ही लैंग्वेज होता है, तो अगर लैंग्वेज का कोई भी कहीं भी अपना एजुकेशनल स्कूल खोल सकता है। तो दैट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। If the government decide not to promote an officer of an armed forces for being a woman, अगर मान लो वुमेन को नहीं ठहरे के तुम्हें प्रमोशन नहीं देंगे हायर पोस्ट पे क्योंकि तुम एक वुमेन हो, तुमको कर्नल नहीं बनाया जा सकता। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी। ओके, अब हम फिफ्थ देखें। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स हैं उसमें फेडरलिज्म है, इसी तरीके से पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, सेपरेशन ऑफ पावर है, और चौथा हमने देखा था फंडामेंटल राइट्स हैं। चार तो देख लिए थे, कौन कौन से चार देखे थे बताइए? दैट इज फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फेडरलिज्म यानी संघवाद। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म तुमने बता दिया था, पार्लियामेंट्री फॉर्म। दैट इज हम चुने जाते हैं तो चुन के सरकार भेजते हैं, इसको पार्लियामेंट्री फॉर्म कहते हैं और गवर्नमेंट। और सभी का चाहे लेजिस्लेटिव का हो, चाहे एग्जीक्यूटिव का हो, चाहे जुडिशरी का हो, सबके अलग अलग अधिकार हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। इस चीज़ को क्या कहते हैं? कोई एक कॉन्स्टिट्यूशन, कोई एक इंस्टीट्यूशन दूसरे इंस्टीट्यूशन की पावर ले सकता है क्या? जुडिशरी चाहे वो क्या कानून बना लेगी, न्यायपालिका क्या कानून बना लेगी? नहीं कर सकती ना। और ना प्रधानमंत्री मोदी सजा दे सकते हैं, क्या वो जुडिशरी का काम कर सकते हैं? तो इसलिए हमारे दिलवा भी नहीं सकते, उनके हाथ में ही नहीं है। दैट इज सेपरेशन, उसका जुडिशियल एक प्रोसीजर है, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स। और फोर्थ देखो, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स तुम सभी लोगों ने बता दिया था फंडामेंटल राइट्स को, पेन भी जीता था, सिर्फ श्रद्धा रह गए थे आने से। Right to equality, right to freedom, right to culture and education, चलो कोई बात नहीं, ठीक। अब फिफ्थ देखो, दैट इज सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म क्या चीज होती है? दैट इज a secular state is one in which the state does not officially promote one language as a state religion। हमारे यहाँ कोई एक लैंग्वेज या कोई रिलीजन स्टेट का रिलीजन नहीं है, या हमारे देश का कोई धर्म है क्या? सो इन विच ए कंट्री, आवर कंट्री डज नॉट प्रमोट ए सिंगल रिलीजन ओवर अदर रिलीजन। We do not have any religion as a country religion। हमारे देश का धर्म क्या है? भले ही 100 करोड़ हिंदू बोलने लगे ये हिंदू राष्ट्र, कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमारे राष्ट्र में क्या सरकार कभी धर्म को प्रमोट करती है? नहीं। सो इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री, इट डज नॉट प्रमोट
एनी वन रिलीजन एज ए, ये बात अलग है कि भाई मोदी हो सकता है हिंदू हो, मंदिर जाते हो, लेकिन वो सबसे ये नहीं कह सकते कि हमें हिंदू धर्म अपनाना चाहिए। अगर ऐसा बोल देंगे तो उनको जुडिशरी नीचे उतार देगी। ऐसा कोई बोल सकता है? क्योंकि वो एक कौन है बताइए? सरकारी मुलाजिम है। ही इज़ ए गवर्नमेंट ऑफिशियल। तो जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल है या कोई भी स्टेट ऑफिशियल है, उसको ये सब बोलने का हक नहीं है कि किसी भी रिलीजन को कोई प्रमोट कर सकता है। यू कैन फॉलो योर ओन रिलीजन। ऐसा हमारे में फंडामेंटल, भाई तुम हिंदू हो जाओ मंदिर, लेकिन किसी से कह नहीं सकते हो ना। सो आवर कंट्री इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। ये किसी एक रिलीजन को सरकार कभी प्रमोट नहीं कर सकती। आवर कंट्री इज सेक्युलर कंट्री। ठीक है। सो it does not prefer one religion over other. Any state cannot have its own religion. ये नहीं कह सकते कि भाई उत्तरकाशी में कि हमारे यहाँ तो सब हरिद्वार है, ऋषिकेश, हम तो हिंदू धर्म ही अपनाएंगे। जो जिसको करना है करे, वहाँ मुस्लिम भी होंगे, ईसाई भी होंगे। So any religion cannot be, कैन सीरिया में हो गया, दमिश्क में हो गया, वहाँ सब इस्लाम धर्म है, वही उनका रिलीजन भी है। एनी रिलीजन कैन नॉट बी स्टेट रिलीजन। गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल कैन नॉट प्रमोट वन रिलीजन। क्या वो प्रमोट कर सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं क्या? गवर्नमेंट एंड इट्स ऑफिशियल्स, जो इसके अधिकारी हैं, कैन नॉट प्रमोट वन रिलीजन। ओके। Constitution also mentions fundamental duties. हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं। ये नहीं कि तुम अपने अधिकारों की तो बात करो, और क्या तुम्हारा अपने राष्ट्र के प्रति कुछ कर्तव्य भी है? एक है, क्या तुम जब अधिकार की मांग करते हो अपने घर में कि मम्मी मुझे खाना मिलना चाहिए, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं है कि अपने छोटे भाई बहनों की भलाई करो या देखभाल करो, कुछ हो? तो तुम्हारा अपने घर में अगर अधिकार भी है तो तुम्हें ड्यूटी भी दी गई होंगी। ऐसे कुछ ड्यूटी तुमको सौंपी गई, चाहे हल्की फुल्की हो, लेकिन ये बोला जाता हो कि इसको देखो, ये तुमने क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। तो हमारे अधिकार तभी हमें मिलेंगे जब हम अपने कर्तव्यों का पालन करेंगे। और हम सोचो कि अरे इस देश में आप बजा देंगे, इस देश को देखेंगे देश कैसे आगे बढ़ता है, हाँ मेरे अधिकार तो दो, मेरे राइट्स हैं, और फिर बजा देंगे भारत को, घुमा देंगे भारत को, ऐसे बोलते रहो। तुम भारत के खिलाफ चलते रहो और अधिकार पूरे लेना चाहते हो, ऐसे चलेगा? सो यू हैव योर राइट्स। राइट्स का क्या मतलब बताइए? यू हैव, आपको उन राइट्स को क्या करना है, अपने अपनी ड्यूटीज़ को फॉलो करना है, उसको कहते हैं ये मौलिक अधिकार हैं। और अब यहाँ जो बताने जा रहे हैं वो मौलिक कर्तव्य हैं, उनके बारे में सुनिए। सो व्हाट आर योर फंडामेंटल ड्यूटीज़, इस चीज़ के बारे में भी देखें ना। द फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसको देखो मौलिक अधिकार। और इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। हमें कितना ऊंचा उठा है? जैसे गगन की बात। इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। इतने हमें कूल रहना चाहिए जो मलय पर्वत से आने वाली ठंडी ठंडी हवा है। और इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। वी शुड बी सो फंडामेंटल एज इज द क्रिएशन। क्या यहाँ पर कोई इतने सारे पेड़ पौधे कोई विरोध कर रहा है ये वातावरण या मौसम बदल रहा है? तो हमारे अंदर मौलिकता होनी चाहिए। मौलिक बहुत बेसिक राइट्स भी है और बेसिक हमारी ड्यूटीज़ भी है। बेसिक वो चीज़ हमें मिलनी ही चाहिए, तभी हम फल फूल सकते हैं। और जैसे कि व्हाट आर आवर फंडामेंटल ड्यूटीज,
लेट अस सी। तो लास्ट लाइन में बुक में क्या लिखा है? द गवर्नमेंट आल्सो गिव्स अस द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारे कुछ मौलिक कर्तव्य भी होंगे। लेट अस सी व्हाट आर दोस फंडामेंटल ड्यूटीज। Our fundamental duties। तो हमको 11 फंडामेंटल ड्यूटीज दी गई हैं। लेट अस सी व्हाट आर दोस फंडामेंटल ड्यूटीज। हमें नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम का रिस्पेक्ट करना है। वी शुड, पहली बात तो रेस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी इसके नियम इनको मानना है, ओबे कॉन्स्टिट्यूशन। और नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय झंडा है कहीं पर तो उसका हमें सम्मान करना ही होगा। और राष्ट्रीय गीत गान कहीं बज रहा है तो भी क्या रुक जाना होगा? नेशनल एंथम। ये सारी चीजें हमारा कर्तव्य है। कहीं पर भी होता है कि आप लोग खड़े होते हो, ठीक है। इसी तरीके से वी शुड गेट इंस्पायर्ड बाई नेशनल स्ट्रगल। क्या हमारा कोई राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है या उनकी कोई बात करे तो हमें पुल डाउन करना है कि उस पर हमें खुश होना है और उससे इंस्पायर्ड होना है, प्रेरणा लेनी है? जो गांधी जी और दूसरे लोगों ने जेल गए या कुछ बहुत सारे आंदोलन किए, तो वी शुड गेट इंस्पायर्ड बाई नेशनल स्ट्रगल। राष्ट्रीय आंदोलन से हमें प्रेरणा लेनी है। वी शुड, सर ये ड्यूटी है, ये ड्यूटी है। ड्यूटी से हमें करना ही है। नहीं करोगे कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कुछ में तो बोल भी सकते हैं। अगर एंथम में नहीं किया तो आपको उसके लिए पनिशमेंट है। कुछ लोग एंथम में, वो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि झंडे में समोसा खा रहे हैं तो फिर पनिशमेंट मिलता है। अरे झंडा ले लिया, समोसा गरम लगा झंडे में रख लें, ऐसा नहीं कर सकते। वी शुड गेट इंस्पायर्ड बाई नेशनल स्ट्रगल मूवमेंट। जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उससे हमें इंस्पायर होना है। इसके अलावा वी शुड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। इंडिया को बांटना नहीं बल्कि इसकी रक्षा करनी है। जरूरत पड़ने पर सेना में भी चली जाना है। तो वी शुड प्रोटेक्ट, किसकी प्रोटेक्ट? अगर मान लीजिए पाकिस्तान आपसे कह रहा है इंडिया वालों तुम ऐसे मत करो, तो तुम उसको क्या जवाब दोगे? मंगल पाकिस्तान बोले मोदी तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, या आप योगी जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? हमारा देश है, हम जो करें। हाँ, तो हम संप्रभु राष्ट्र हैं। वी आर सोवरन। यू कैन नॉट इंटरफियर इन एनी ऑफ अवर एक्सटर्नल एंड इंटरनल मैटर्स। यू आर नो वन टू इंटरफियर। वी आर सोवरन। हम स्वयं के प्रभु हैं, संप्रभु। वी आर सोवरन। तो हमें उसकी रक्षा करनी है, जवाब भी दे देना है। भाई अगर कोई तुम कहीं गए हो इंडोनेशिया, वहाँ कहीं इंडियंस, तुम हमारी बात क्यों नहीं मानते हो, तब तुम क्या कहोगे? दूसरे देश में तुम ले गए वीज़ा से घूमने गए, वहाँ पे तुम लोग बात नहीं मानते, हमारे हिसाब से चलो, तो क्या कहोगे? हमारी कंट्री, हम फ्रीडम से जिएंगे। हम अपनी, तो ये सोवरेनिटी कहलाती है कि वी शुड प्रोटेक्ट अवर सोवरेनिटी। हमारी जो सोवरेनिटी है ना, नहीं तो हम देश किस बात के हुए अगर हम हमारे ऊपर कोई दूसरा अधिकार चला है। sovereignty and nobody can interfere in our internal नीति। So our reign, so our reigns, हम रेन समझते हो, गद्दी ना, तो हम अपने राजा खुद हैं। सो प्रोटेक्ट अवर सोवरेनिटी। नो वन हैज राइट टू इंटरफेयर, नो वन हैज राइट टू इंटरफियर। सेंटेंस पूरा करो, no one has right to interfere। बोलो। हाँ सर, यही तो हो गया। नो इन अवर इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर ऑफ कंट्री, एंड एक्सटर्नल मैटर। हमारे आंतरिक और बाहरी मामलों में किसी को कुछ भी दखल देने का अधिकार नहीं है, आवश्यकता नहीं। हाँ। मान लो ये कहते हैं मंगल
तुमने अपनी साइंस की बुक, मैथ्स की बुक के आगे क्यों रखी, पीछे क्यों रखो? कोई हमारा बैग है, हम चाहे आगे रखें पीछे के बीच में डाल लेंगे, तुम क्यों ऑन हो रहे हो? हर बात नहीं। नो नो, दोनों बुक के बीच में पेंसिल बॉक्स रखो। चलो चलो निकलो यहाँ से। ऐसा कहते हो नहीं, जैसे तुम्हारी सोवरेनिटी वैसे देश की भी तो होगी। ओके, वी शुड प्रोवाइड नेशनल सर्विस व्हेन वी आर आस्क्ड टू डू सो। तुमको किसी राष्ट्रीय काम के लिए बुला दिया जाए, मान लो कोई ऐसे ही बुला दिया जाए, मंगल वो उत्तर काशी में बहुत लोग भूकंप में दबे, चलो मदद कर दो, तो तुम कहते हो नो वी आर अंडर 15, हाउ कैन आई ऐसा कह सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर राष्ट्र तुमको मदद के लिए बुलाए तो तुम्हें जाना चाहिए। एनसीसी कैडेट्स भी चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे। तो इसलिए एनसीसी 14-15 साल के होते हैं। if nation requires our help we should come forward. If nation needs our help we should come forward. ऐसा हमें करना चाहिए। मान लो ये डूब रहा है, कोई कहा जाए भाई तुम एनसीसी का उसे बचाओ, स्कार्फ भी पहने हो, एनसीसी के लग रहे हो, तो तुम्हें ऐसी समय में प्रियांशु को बचाना चाहिए। ना भी बचाओ तो इसके ऊपर ईंट नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो डूब जाएगा। वो डूब रहा है, एक और ईंट लग जाएगी, वो नहीं करना। ठीक है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, क्या हमें पत्थर मार के रेल की शीशे तोड़ देना चाहिए कि उसकी रक्षा करनी चाहिए? तो टू उसकी रक्षा करनी चाहिए। सेफ मैं तो इतनी जल्दी क्यों बोलते हैं? गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, ऐसा भी कर लेना चाहेंगे। सो ये सभी हमें करना चाहिए। आगे नहीं लिखाना, लेकिन ये बेसिक चीज़ें तुम ध्यान रखो। तुमसे कोई पूछे तो 4-5 तो बता सको कि भाई हम देश की संपत्ति की रक्षा करें, देश बुलाए तो आगे आ जाए, हमारा देश आज़ाद है। कोई अगर उल्टा पुल्टा बोले वी शुड अपोज इट, प्रोटेक्ट आवर सोवरेनिटी। हमें राष्ट्रीय गान की रक्षा करनी चाहिए, राष्ट्रीय झंडे की रक्षा करनी चाहिए, संविधान की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है। और स्ट्रगल मूवमेंट से हमें और गौरव लेना चाहिए, क्योंकि उसी ने हमको बांधा है। वरना हम तो पहले 547 रियासत, हमको किसने बांधा? राष्ट्रीय वो जो आंदोलन हुए ना, उसी ने, सबने मिलकर देश आज़ाद कराया है, तभी हम भारत बने। ओके, अब इसकी एक्सरसाइज करा जाएगी। अब यहाँ पर आप 3 ये क्या देख रहे हैं बताइए, इन फिगर से आपको क्या पता चल रहा है? ये साइन कर रहे हैं गांधी जी, इंदिरा गांधी जी और अब्दुल कलाम लग रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस कम टू एक्सरसाइजेस। और भी हैं, हमने 5 लिखा है, बट 6, 7, 8, 9, 10 और 11 होते हैं। कोई पूछे तो ये याद रखना चाहिए 11 है। और ये कितने हैं? दैट इज फंडामेंटल राइट्स। Okay, why does a democratic country need a constitution? तो आंसर दीजिए कि और नहीं तो टूट जाएगा, सब लड़ने झगड़ने लगेंगे। क्लास 8 civics chapter 1 solution। चलो, सो हमें क्यों कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है? इन a democratic country needs a constitution। हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, इसका क्या मतलब है श्रद्धा? ऐसा नहीं, तुम बताओ ना, मैंने तुम बता पाओ। सर डेमोक्रेटिक कंट्री सर वो होता है जो कंट्री आज़ाद हो और जिसमें हर एक आदमी को अपना फ्रीडम हो। ये बहुत बड़ी बात है। और वोट सर, वोट। देखो, इन्हें इसका मतलब पता है कि डेमोस प्लस क्रेसी, कितनी बड़ी बात कर दी। डेमोस होता है पीपल, पीपल्स रूल। हाँ, तो कितनी बेसिक चीज, मंगल को कितना पता है? नहीं पता था सर। अच्छा, आपने बताया था पहले। बता दो ना, पहले ही दिन बता दिया था। डेमोस प्लस क्रेसी, क्रेसी मतलब ऑटोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, हाँ। डेमोक्रेसी। तो डेमोस हमारे यहाँ, सो वी आर डेमोक्रेटिक, पीपल का रूल है।
तो हमें अब पीपल के रूल में तो ये कहते नहीं, ये कहते हमारा रूल है, अब मंगल कहते हमारा रूल है, तो ये प्रभात आगे अरे तुम लोग कहाँ कह रहे, रूल तो हमारा है, वहाँ पीपल लिखा है। ये आगे बोलते पीपल का कहाँ से रूल हो गया, बरगद का रूल है, नीम का पेड़ों के नाम गिनाने लग जाए तो बोलो किसका रूल है, फिर तो कन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ऐसी स्थिति में डेमोक्रेटिक कंट्री को फिर संविधान की क्यों जरूरत है, यहाँ तो 140 करोड़ है, सब लोग बोले मेरा रूल। तो डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स ए कॉन्स्टिट्यूशन, पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव। क्यों ऐसा है बताओ, इन डेमोक्रेसी जो उनको अच्छा खुश रखे चूज करेंगे। पीपल चूज, क्या तुम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हो या कभी तुम्हारे मम्मी पापा वोट देने जाते हैं? चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, वे अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव। अब ये जो रिप्रेजेंटेटिव चुने जाएंगे क्या वे अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं? रिप्रेजेंटेटिव में मिसयूज देयर पावर। तुमने जिसको चुन के भेजा अगले दिन आ जाए बोले मंगल अपनी जमीन मेरे हवाले करो, चलो अब तो मैं ही बन गया हूँ प्रतिनिधि, मैं एमपी बन गया हूँ, एमएलए बन गया हूँ, लो जमीन। तुम कहो तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन रिफर करो, वहाँ लिखा कि कोई किसी की कोई चीज़ नहीं दे सकता, तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए कि नहीं? तुमने जिसको शक्ति दी वही मनमाना करने लग जाए तो these representative may misuse their power, वो तो अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं कर लेंगे। So we need a constitution, इसलिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है। अगली चीज, ठीक है, इन ए डेमोक्रेसी मेजॉरिटी पीपल कैन डोमिनेट ओवर माइनॉरिटी पीपल। बहुत सारे हिंदू है वो मुस्लिम से कहा चलो तुम लोग यहाँ से निकलो, अब तो हमारी सरकार आ गई, जीत गए। नो कॉन्स्टिट्यूशन। क्या डेमोक्रेसी में मेजॉरिटी माइनॉरिटी नहीं होगी, सब बराबर बराबर तो नहीं होंगे, 3 धर्म के लोग 33% ऐसा हो जाएगा क्या? सब कुछ कम ज़्यादा भी होंगे तो उनके अधिकारों की कौन रक्षा करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन। तो मेजॉरिटी पीपल में सप्रेस, ये क्या कर सकते हैं? सप्रेस का मतलब जानते हो कि नहीं? दमन करना, सप्रेस, उनका दबा सकते हैं। सप्रेस माइनॉरिटी पीपल टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ एवरी सिटीजन। वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन, सभी के तो अधिकार है टू प्रोटेक्ट। तुम 3 भाई हो, तुम्हारी एक बहन है, तो क्या उसकी भी रोटी खा लोगे? तो उसके लिए तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन, तुम्हारी माँ कहेगी नो, टू प्रोटेक्ट राइट ऑफ एवरी सिटीजन वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमें एक संविधान की जरूरत है। और तीसरी चीज, Constitution only guarantees us for our fundamental rights। तुमको 5 अधिकार कौन दे रहा है? क्यों तुम सुप्रीम कोर्ट चल जाते, कोई जरा से कुछ बोल देता है? कौन दे रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन guarantees us, वो हमको गारंटीज देता है फॉर आवर फंडामेंटल राइट्स। ये बात समझ आ गई? राइट टू फंडामेंटल ड्यूटीज एंड द फर्स्ट क्वेश्चन। 2 काम करो। पहला क्वेश्चन सर, दो फंडामेंटल ड्यूटीज लिखो और ये पहला काम। सर एक सेकंड, इसमें तो 2 लिखे हैं।
मेजॉरिटी माइनॉरिटी होता फिर सेंटेंस में होता पाया गया पीपल में सप्रेस। मेजॉरिटी पीपल लिखो, कौन सप्रेस करेगा? मेजॉरिटी पीपल में सप्रेस करेगा, जो ज़्यादा है संख्या में वो कम वालों पे अत्याचार कर सकते हैं। ऐसा बहुत देशों में हुआ है, तो हमें ऐसा नहीं करवाना है। That is look at the wordings of two सर documents. दो नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। The first column is from the 1990 Nepal Constitution. Second is more recent constitutions. तो वहाँ पर एक शुरुआती कॉन्स्टिट्यूशन है और तुमको मालूम है अभी हाल ही का कि 2007 में एक वहाँ रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन भी बना है। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें मैं तुमको बताऊं, फिर इसके बाद इस क्वेश्चन को कराऊंगा, थोड़े डिटेल्स देता हूँ। सो इन 1990 नेपाल कॉन्स्टिट्यूशंस, इन 1990 के नेपाल कॉन्स्टिट्यूशन में सारी शक्तियाँ किसको दी गई थी? क्या राजा ज्ञानेंद्र को? ऑल पावर्स वर गिवन टू किंग ज्ञानेंद्र। नेपाल, लेकिन क्या ये ठीक लगता है तुमको? नो सर, काट देता था गला। That is the powers were in the hands of king. The power of kingdom. The power of kingdom was entirely in hands of king. ऐसा था। जबकि in 2000 constitution the powers of Nepal were in 2007 Nepal constitution the powers were in the hand of Council of Ministers and PM. Powers were इन हैंड ऑफ मंत्रिमंडल, जानते हो? जैसे कोयला मंत्री, रक्षा कपड़ा मंत्री, रक्षा मंत्री भी, ये सब मंत्री लोग होते हैं। देश को केवल प्रधानमंत्री नहीं चला सकता, बहुत सारे विभाग होते हैं। रक्षा संबंधित है, वो भी क्या प्रधानमंत्री देखेगा? ट्रेन भी वही देखेगा। परिवहन मंत्री अलग होगा ना, रेल मंत्री अलग होता है, रेल बहुत बड़ा विभाग है। बट इन द हैंड ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल का मतलब सभा होती है, तो मंत्रियों की सभा को मंत्रिमंडल भी कहते हैं क्या? सभा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हाथ में शक्तियां दी गई, राजा को नहीं दी गई। अलॉन्ग विद और किसे दी गई? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर तो चुन के आएगा ना, प्राइम मिनिस्टर कोई राजा का पद थोड़ी होता। अब जरा देखिए इन द हैंड्स ऑफ काउंसिल। तो अब यहाँ पर इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 2015 में भी कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, तो एग्जीक्यूटिव शैल परस्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द नेपाल शैल परस्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ बी वेस्टेड इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। वास्तव में तुम जो 2007 उसका अमेंडमेंट तुम्हारी बुक में 2015 लिखा है क्या? तो और भी इसमें अमेंडमेंट हुआ है। तो पहली वाली बुक में 2007 लिखा है, पुरानी में फिर अभी एक बार और संविधान बदला गया, तो वो बदल दिया गया ना। ये दोनों चीज़ें तुम्हारी बुक में दी गई, तो तुम ये बात तो पढ़ी जाए। ऊपर में बोलो सारी शक्तियाँ, कार्य करने की शक्तियाँ राजा के पास है, जो शुरुआती है 1990। और 2015 वाले उधर का कॉलम देखो, उसमें किसके हाथ में है? ऊपर पढ़ो, हेडिंग तो लिखी है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इससे पढ़ो, तो इसमें क्या कह रहा है? आर्टिकल 35 क्या कह रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर, किसी को कार्यपालिका होती है, जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका नहीं होती, तो the executive power of Kingdom of Nepal shall be vested in His Majesty and the Council of Ministers so be vested. अब उसमें मैजेस्टी को नहीं दिया गया, and be vested in the Council of Ministers. मैजेस्टी यानी राजा को कहते हैं, और राजा के मंत्री को in the hands of king. किंग को क्या कह सकते हैं बोलो? मैजेस्टी एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उसके भी मंत्री होंगे, राजा के क्या मंत्री नहीं थे? अकबर के कितने मंत्री थे? तो मिनिस्टर्स। और इसमें ये चीज़ हटा करके अब किसको दे दी गई? प्रधानमंत्री को। ओके, राजा हट गया। व्हाट इज द डिफरेंस?
इन दोनों में जो एग्जीक्यूटिव पावर इधर उधर दी गई, तुमको अंतर क्या लग रहा है? सो अब जरा देखिए, अब डिफरेंस देखो। ये तो क्वेश्चन है जो ऊपर लिखा है, ये तुम्हारी बुक में लिखा है। पीपल ऑफ नेपाल फॉट फॉर डेमोक्रेसी फॉर मैनी ईयर्स। ये हमारे सामने की बात है। उस समय भी हम उस समय बाग डोगरा में थे और नेपाल में चल रहा था, करीब करीब 1902 की बात होगी। लोग तब भी लड़ते रहे क्योंकि उनके हाथ में थी। समझ में आ गई बात कि नहीं? और राजा ज्ञानेंद्र ने हमने बताया पूरे परिवार को मार डाला था, ये भी बात हमने आपको बताई। तो पीपल ऑफ नेपाल हैड फॉट फॉर मैनी ईयर्स फॉर ट्रू डेमोक्रेसी। उन्होंने डेमोक्रेसी के लिए लड़ाई की। पीपल, वहाँ सब हिंदू लोग रहते हैं, तो पीपल ऑफ नेपाल fought for many years। किसके लिए लड़ा? बोलो, ट्रू डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए लड़ा। तो इन दोनों में फर्क क्या तुम्हें पता चल रहा है? सो इन ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन द रियल पावर वाज गिवन टू डायनेस्टी। डायनेस्टी जानते हो? राजवंश। तो वो तो कॉन्स्टिट्यूशन, इन ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन द रियल पावर was in hand of dynastic ruler। इसका मतलब है राजवंशीय शासक। राजवंश, उनके बेटे वो, उनके बेटे वो, राजवंश का शासन, राजा। ठीक है? इट इज, जो पहले वाला था, इट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक फॉर्म। क्या ये डेमोक्रेटिक फॉर्म है? जब इस क्लास में लोग सबसे पहले आए थे तो मंगल ने तुम्हें क्या बताया था कि जो पब्लिक का शासन है वो डेमोक्रेसी, तो बताया था कि नहीं? तो बोलो, डेमोक्रेसी लग रहा है तुमको? राजा के हाथ में शासन है, कहाँ डेमोक्रेसी है? सो इट इज नॉट ए डेमोक्रेटिक फॉर्म। जबकि इन रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ? बोलो, इन न्यू कॉन्स्टिट्यूशन पब्लिक इलेक्ट करती है। किसको इलेक्ट करती है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। इट्स रिप्रेजेंटेटिव एंड फ्यू ऑफ देम, उन्हीं में से कुछ मिनिस्टर्स बनेगा और वन ऑफ देम प्रधानमंत्री बन जाएगा क्या? एंड फ्यू ऑफ देम बिकम्स मिनिस्टर एंड वन ऑफ देम क्या बन जाएगा? बोलो, वन ऑफ देम इज पीएम। दिस इज रियल डेमोक्रेसी। तो दोनों में फर्क समझ में आ गया? तो पीएम भी उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं। हो या ना, वो बात अलग है, लेकिन हमने चुना। अब जैसे देखो, इसने तुमको मारा यहाँ ऐसे, मम्मी देखो लाल पड़ गया, इसने मारा, और तुम खुद चाकू से काट लो। अरे मम्मी कोई बात नहीं, हम तो वीर व्यक्ति। खुद मारोगे तो तुमको नहीं लगेगी। और दूसरा जरा छू भी ले, मम्मी देखो यहाँ, ध्यान से देखो। तो अगर हमने अनाड़ी को भी चुन लिया, मान लो हम सब ने मिलकर राहुल गांधी को चुन लिया और देश को डुबो दे रहे हैं, अरे हमने चुना है, हमारा वीर, हमारा शेरा डुबो रहा है देश को। अगर और कोई चुन के भेज दे, अमेरिका बैठा दे हमारे पास, ये समझो आज मंगल राहुल गांधी तुम्हारे प्रधानमंत्री। बेकार काम कर रहे, बेकार ही है। हम खुद चुन लेते, तब हम किसी से कहने जाते हैं कि बेकार कर रहे हैं। तो इसलिए अगर राजा कुछ कर रहा है तो पसंद नहीं आएगा, लेकिन तुम खुद किसी को चुन के भेजो, चाहे वो पढ़ा लिखा ना हो। तुम कह रहे हो भाई पढ़ा लिखा नहीं है, ना हो पढ़ा लिखा, लेकिन तुमने किया तो लोगों को लगेगा हमने भेजा, वही शासन कर रहा है। कल को हमें ही लोग भेज दें, हम भी कर सकते। वो चीज़ इलेक्टेड पर्सन को, वो एक इलेक्टेड पर्सन है। तो यही डेमोक्रेसी है। हम डेमोक्रेसी में 70 साल में जी रहे हैं, हमारे यहाँ सड़ी हुई व्यवस्था, लेकिन तब भी क्या हम लोगों ने कभी विरोध किया, सड़क उतरे? क्योंकि हमको वोटिंग राइट है। और दूसरे देश में जहाँ डेमोक्रेसी नहीं, वहाँ लोग बहुत ज़्यादा डिसकंटेंटेड है, असंतुष्ट हैं। हमें क्यों नहीं है संतोष? हमारे यहाँ लोग रोटी के लिए भी तरस हैं, लेकिन हमें ये तो वोट हम दे सकते हैं, अपना शासन खुद चुन सकते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचारी ही क्यों ना हो। लेकिन हमारे अंदर संतोष तो नहीं होगा। फिर 5 साल बाद तुम फिर बदल दोगे, अच्छा इसे रखते हैं, वो ठीक नहीं था, ये रहे,
बेकार ये भी, अच्छा इसे रखेंगे उसे रखेंगे, शतरंज खेल रहे हैं अपने देश में लोग, ये रखेंगे वो, और मिल कुछ नहीं रहा। लेकिन किसी को असंतोष है, क्योंकि पावर तुम्हारे हाथ में, जिसको मर्जी होती है अपना प्यादा बैठा देते हो। ये चीज समझ में आ गई बात? तो अगला क्वेश्चन देखो, तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो दिस इज, अभी इन्होंने क्या बताया था बोलो, दिस इज इलेक्टेड, बहुत बड़ी बात हो। उनकी मम्मी बादाम खिलाती है, ऐसे ही कैसे बोल देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं हम लोग सोचते रह जाते हैं। Now, what would happen if there were no restrictions on the power of elected representative? प्रियांशु, क्या होगा अगर तुमने जिसे भेजा है उसकी पावर्स में कोई सीमा ही ना, उसे उसको बोले जे तुम्हें चुना है, तुम जो मर्जी करना, हम लोग सब मानेंगे, ठीक रहेगा? What would happen if there is no restrictions, ठीक है, टू द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, तुम्हारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि की शक्तियों में यदि कोई लगाम न लगाई जाए तो क्या घटना घटित होगी? मिसयूज कर ले, जैसे तुम्हारा जमीन ले लेगा, को गला भी काट दे। कॉन्स्टिट्यूशन होने पर भी लोग गुंडागर्दी कर देते हैं। बिहार में जाके देखो, लालू की लड़की की शादी थी, 1000 गाड़ियां उठवा ली थी शोरूम से, गुंडागर्दी है। So what would happen if there is no restriction? If there is no restrictions on the power of elected government, then if there is no restrictions on the power of elected representative, वो राजा की भांति व्यवहार करेगा। These leaders might misuse their power. These, वो अपना घर भर लेंगे, तुम्हारे घर में 1 रुपया भी नहीं देंगे। अभी तो सड़क बनवाते हैं, कभी सड़क भी ना बनवाए। Use their powers. इसके अलावा there will be injustice and mismanagement, न्याय भी नहीं होगा। मान लीजिए इनकी शक्तियों में इलेक्टेड हो तो सब तरफ इनजस्टिस होगा। हो सकता है अगर प्रधानमंत्री हिंदू हो तो वो हिंदुओं के लिए ही करे, तो क्या एक अव्यवस्था नहीं हो जाएगी? और मुसलमानों के लिए इनजस्टिस नहीं हो जाएगा? अगर वो ऐसा कुछ करेगा तो जुडिशरी उसको देखेगी कि भाई मोदी जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हो, तुम्हें सबके लिए करना चाहिए। तुम धर्म के आधार पर थोड़ी दे सकते हो गैस सिलेंडर, ये मकान भी बांट रहे तो धर्म के आधार पर दोगे? तो देयर माइट बी इनजस्टिस, क्या वहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो जाएगा और अन्याय भी हो जाएगा? सर फिर सीजाई तो आएगा ही। सीजाई एक पब्लिक, एक रिट कोई दायर कर दे, कोई एक वहाँ पर रिट दायर कर दे याचिका, देखो ये मुस्लिम को नहीं दिया, हिंदू को दे दिया, हालत खराब हो जाए मोदी की। एक केस ऐसा मिल जाए देश में, उतार दिए जाए गद्दी से, करोड़ों का दे रहे, एक केस मिल जाए, उतना काफी होता है। तो देयर माइट बी मिसयूज, कोई पेपर में मिल जाए 3-4 का नाम था, 3 हिंदुओं को दे दिया, मुस्लिम को छोड़ दिया, तो लिखा कहीं मिल जाए, आधा कागज का टुकड़ा। बड़े बड़े लीडर चिल्लाते रहे, कभी नहीं उतरेंगे मोदी, लेकिन वो टुकड़ा उतार देगा मोदी को, इतनी पावर है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ी पावर है, सबको ही कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, समझ आई बात की नहीं? तो इसका क्या मतलब है? अगर हमने उन पे रिस्ट्रिक्शन ना रखे तो क्या मिसमैनेजमेंट हो जाएगा? देयर माइट बी मिसमैनेजमेंट, देयर में या माइट हो सकता है बी इनजस्टिस, किसी के साथ अन्याय हो जाएगा और अव्यवस्था पाई जाएगी। मिसमैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? अन्याय और अव्यवस्था। देखो, इनजस्टिस का मतलब अन्याय और किसका मतलब है? अव्यवस्था। मैनेजमेंट जानते हो, व्यवस्था, और मिसमैनेजमेंट अव्यवस्था। जब तुमसे कहा जाए तो तुम्हें ये लिखना है सर, और इसमें ये लिखना है। सर ये सीजीआई कौन से पोस्ट से बनते हैं? हाई कोर्ट के जो 24 जज हैं
उनमें जो सबसे अच्छा काम करता है, मोस्टली सबसे अच्छा काम करने वाला जज इलाहाबाद का है, यूपी के हाई कोर्ट, वही बहुत बार बना। इससे पहले वाला सीजेआई राजस्थान का, कितना सम्मान हुआ था जब जोधपुर में था, जोधपुर का ही था, खूब माला पहनाई 7 साल पहले की बात है। अभी मुझे नाम याद नहीं, यूट्यूब में जाके देख लूँगा। तो वो यहाँ पता कितने गौरव की बात है, हम लोग जोधपुर में रह रहे थे उसमें। ये दोनों सवाल करो। सेकंड और थर्ड सर पेपर 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 तो उसको देने के लिए दिया था, ये तो वापस कर दिया। कई लोग एक पेपर में भी ऐसे ऐसे फिसला के 2-2 निकाल देते हैं, जादूगर होते हैं। कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, उल्लंघन हो रहा है। दैट इम्पॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यू ऑफ माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी के ऊपर है। तो क्यों हमें माइनॉरिटी के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए? क्वेश्चन दिया आंसर देखो कि अगर मान लीजिए 30 टीचर्स हैं और 20 मेल हैं और 10 फीमेल हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि why it is important? So it is important. तो जो मेल हैं, मेल टीचर्स का मेजॉरिटी में है, हाँ सर तो वो क्या करेंगे? इन मेजॉरिटी माइनॉरिटी को सप्रेस कर सकते आर इन मेजॉरिटी। हो सकता है वो करवा चौथ ऐसे समयों पे स्कूल में छुट्टी ना रखें, कहें कि नहीं हमें क्या लेना देना, ऐसे नहीं होगा कि कुछ लोगों के ना। सो द मेल टीचर्स आर इन मेजॉरिटी, दे में ठीक है सप्रेस द फीमेल टीचर क्यों, कैसे कर सकते हैं? बाय टेकिंग सम ऑफ देयर हॉलीडेज देयर राइट्स, ठीक है, टेकिंग सम ऑफ देयर राइट्स। और इस वजह से क्या है? सो बट दे शुड, पहले क्यों इंपॉर्टेंट है? बट दे शुड रिस्पेक्ट माइनॉरिटी। अदरवाइज अगर वो नहीं करेंगे, द इंस्टीट्यूशन विल नॉट रन प्रॉपरली। अगर उन्हीं में ही झगड़ा हो जाएगा तो क्या इंस्टीट्यूशन चल पाएंगे? टू रन स्कूल प्रॉपरली, टू रन देश भी ऐसे नहीं चल पाता अगर झगड़ा हो जाए। या ऐसा भी लिख सकते हो, मेल टीचर शुड रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ फीमेल टीचर्स टू रन स्कूल को, ठीक है। इन सिटी 5% अगर बुद्धिस्ट हैं तब क्या होगा बताइए? तो जो बुद्धिज्म, सो बुद्धिस्ट कैन नॉट, बुद्धिस्ट अपना क्या चला पाएंगे? कैन नॉट follow their culture in free manner, free and fair manner, वो नहीं कर पाएंगे। if majority people suppress them, ना, majority that is 95% people suppress them, और ये क्या होगा? दिस इज नॉट गुड फॉर डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। ये सिटी की बात की गई है, तो दिस विल नॉट बी गुड फॉर डेवलपमेंट ऑफ सिटी। अगर उन्हीं में लड़ाई होने लगे तो कभी झगड़ा होगा,
या कई बार जैन की सफाई निकालती हैं तो सब दुकानें बंद हो जाती हैं। इन ए फैक्ट्री में 80% अगर वेजिटेरियन है सर वो नॉन वेजिटेरियन को बोलेंगे कि तुम भी वेज खाओ। या वेजिटेरियन मे नॉट अलाउ एनी नॉन वेज मटेरियल इन मीनू, नॉन वेज, ठीक है, या नॉन वेज आइटम इन मीनू which will not be good, which is not good. There should be fraternity, there should be fraternity among all section for of society. ये देखिए इन क्लास अगर 40 आर वेल ऑफ फैमिली, अच्छे परिवार के हैं, सो द 40 स्टूडेंट्स ऑफ वेल ऑफ फैमिली जो अच्छे परिवार के हैं, वो क्या कहेंगे 10 लोगों को दबाने के लिए। मान लो मंगल के घर में कार है और पोर्शे कार है, नजर सीडान है, तो टीचर से बोलेगा मैम आज जो है हम लोग वहाँ शिमला जाएंगे, कल मनाली, परसों मसूरी, और सब बच्चों 50-50 हज़ार दो। अपने आंसू अपनी मम्मी से कहता है बोली मम्मी हम तो बेटा नमक रोटी अचार खाते हैं, हम लोग कैसे खाएं, तो ये मायूस हो जाएगा और वो शिमला घूम के आए, फिर मसूरी का प्लान करेगा, फिर कहेगा हम लोग अच्छा होनोलुलु चलते हैं, फिर वो होनोलुलु घूमेगा तो कहाँ घूमेगा। तो अब ये लोग नहीं, तो क्या जो अमीर परिवार है वो रोज़ पिकनिक बनाएंगे तो गरीब कहाँ से चंदा दे पाएंगे। तो इसलिए 40 स्टूडेंट ऑफ वेल ऑफ फैमिली विल मेक फन, ये क्या करेंगे, मेक फन ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। This will create a bad atmosphere in school. In class, कभी उनके शर्ट पे ईंट छिड़क देंगे और बेचारे वो नई शर्ट ले नहीं पाएंगे, तो ये सारी समस्याएं आ जाएंगी। नाउ 5th देखो कि द कॉलम इसमें दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फेडरलिज्म, इसका क्या कोई मतलब है? फेडरलिज्म का क्या मतलब है हमने आपको बता दिया है कि जहाँ भी 2 या 2 से ज़्यादा लेवल सेम सेक्शन ऑफ पीपल, जो सेम पीपल ऑफ सेम टेरिटरी, एक ही जगह के लोग, तुम पे पार्षद का भी रूल है, तुम पे विधायक भी रूल कर रहा है और तुम पे जो MP भी रूल कर रहा है। तुम्ही ने MP को भी चुना है, MP को देश के लिए चुना है, MLA को राज्य के लिए चुना है, पार्षद को अपनी गलियों के लिए चुना है। सो सेम पीपल ऑफ सेम एरिया, पीपल ऑफ सेम एरिया आर रूल्ड बाय, किसके द्वारा रूल्ड होते हो? रूल्ड बाय मैनी रिप्रेजेंटेटिव, मैनी रिप्रेजेंटेटिव। जब तुम गली के लिए चुनते हो तो मोदी का ध्यान नहीं रखते हो, तुम सोचते हो मेरी गली कौन अच्छी बनाएगा, नहीं। रूल्ड बाय मैनी रिप्रेजेंटेटिव, फॉर एग्जाम्पल पार्षद, MLA एंड MP ऑफ दैट एरिया, उसी कंस्टिट्यूएंसी, एरिया को क्या कहते हैं, चुनाव क्षेत्र, कंस्टिट्यूएंसी भी कहते हैं। तो तुम तीनों के द्वारा रूल होते हो। व्हेन ए कंट्री has more than 2 form tier of government, ये अच्छा लग रहा है कि अगला लिखे? अगला वाला When country has 2 or more form of levels of government, a country has 2 or more levels of government, levels का मतलब tier भी होता है गवर्नमेंट, it is known as a फेडरल स्ट्रक्चर, ये संघवाद है। अगला देखो सेपरेशन ऑफ पावर, गवर्नमेंट हैज 3 पिलर्स, कौन से हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट, अरे सॉरी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, संविधान यही बात बोली थी, सेपरेशन ऑफ पावर्स, लेजिस्लेचर, दैट इज गवर्नमेंट
as three pillars. These are known as pillars of democracy, called pillars of कौन से? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी and judiciary. Their powers are clearly defined in constitution. यही सब क्वेश्चन है. फाइनली Their powers are clearly stated in constitution. अगला बताइए. फंडामेंटल राइट, Fundamental. Our constitution guarantees us five fundamental rights. कौन से हैं? As राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी. सबसे पहले तो इक्वलिटी को ही हम लोग मजा लेते हैं. सर 6 है ना फंडामेंटल राइट्स. 6 लिखो वे. राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन, राइट टू कल्चर. और बोलो. राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, एजुकेशन, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. संवैधानिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. और भी क्यों? एक, 2, 3, एक और था. वही तो याद नहीं. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. हाँ, Right. राइट एक्सप्लॉयटेशन, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन. एक्सप्लॉयटेशन. अगला बताइए. हो गया सर. Now next is parliamentary form of government. That is the government. The representative of government are elected by people. Representative of government are elected by people. Now, people of a country above 18 years have universal adult franchisee. People of a country Above 18 years above 18 years, have universal adult franchise. irrespective of Their gender, their gender, religion, caste, creed, जात पात. जात के अंदर ही बहुत कुछ होती है. रिलीजन, जेंडर, caste, ठीक है. कास्ट हो गया. कलर, हैव राइट, कैन कास्ट देयर. कास्ट, therefore it is called universal adult franchise. adult franchisee. इस चीज को क्या कहेंगे? Universal बोलो. adult franchise. एडल्ट फ्रेंचाइजी रहते. ये लोग सारे राज्यों के नाम ये बना है ना, बुक से देख के नहीं तो. नहीं. चलो.
No. तो वो एक बार एक तरफ देख के भी कोई बिना देखे दिखवाना। अभी मैं दिखा रहा हूँ उसमें पॉलिटिकल मैप देखो। पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया। हाँ सर, ये दिख रहा है सर, सब दिख रहा है। लो ये देखो, इसमें से देख देख के देखो। पंजाब वाले ये देखिए 4 राज्य दिखा रही है, इन्हीं में से देख के लिखो। That is राजस्थान, गुजरात। जो ना समझ में आए तो पूछ लेना। ये राजस्थान। अब ये देखो, जो 7 सिस्टर स्टेट्स हैं साउथ की, उसको तुम लोग लिखना एटीएम आना मम्मी। फिर से बता रहे हैं, देखिए यहाँ से शुरू करो। यहाँ से ये बांग्लादेश है, ये त्रिपुरा है, तो यहाँ लिखना, यहाँ लिखो असम, त्रिपुरा, मेघालय। असम, त्रिपुरा, और तीसरा कौन सा यहाँ पे क्या लिखोगे? सर सिक्किम। मेघालय। एटीएम आना और MAMI मम्मी। असम, त्रिपुरा, मेघालय हो गया। और अरुणाचल प्रदेश, असम, त्रिपुरा, मेघालय। असम, ये असम हो गया। फिर नीचे लिखना त्रिपुरा, मेघालय। और फिर इसके बाद अब आगे देखिए, अरुणाचल प्रदेश सबसे ऊपर। पहले यहाँ से ऐसे आए और फिर और आगे चले। यहाँ पे क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके नीचे क्या लिखोगे? नागालैंड। जरा इस चीज को और एक्सप्लोर करें तो आपको पता चले। ये देखो, फिर यहाँ पर दिखाया गया है। तुम्हें असम कहाँ लिखना है? पिंक कलर में ऐसा देखो पहले, ये लिखा पर्पल लिखा सा। देखो ए और नीचे त्रिपुरा लिखो रेड में। देखो त्रिपुरा, एटीएम और मेघालय, जैसे हमने वहां दिखाया। ये देखो मेघालय येलो में प्रभात लिखा, एटीएम लिखा। असम ये है त्रिपुरा, लिखा त्रिपुरा, एरो लगा के लिखते हैं ना। अब यहाँ लिखो आना, दैट इज अरुणाचल, और नागालैंड और मैमी, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल लिखा कि नहीं? ग्रीन अरुणाचल। फिर आना, ये नागालैंड लिखो। नागालैंड, फिर मणिपुर, मिजोरम, मैमी। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। फिर से ध्यान दीजिए, अगर मैं कहूँ एटीएम तो ऐसे याद रखो, एटीएम आना मम्मी। यहाँ पे लिखो एटीएम, फिर सर लास्ट मिजोरम है। नहीं, ऐसे याद रखो। यहाँ से तुमने ये शुरू किया, एटीएम, असम, त्रिपुरा, मेघालय। एरो बनाया कि नहीं? एटीएम। देखो ये कहाँ से शुरू किया? एटीएम आना मम्मी। समझ आई बात? तो एटीएम, और ये हो गया नागालैंड और मणिपुर। ये क्या हुआ? और ये
मिजोरम, फिर से तुमको और बड़ा मैप दिखाएं तब तुमको पता चलेगा। नाउ ये देखो, ये मैप बड़ा नहीं हो रहा है, तुमको बड़ा करके लिखना है। ये अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बाकी मैप चलाने में लिखो। आंध्र प्रदेश, ओडिशा, और बल्डिया। एक सेकंड, कितना अच्छा दिख रहा है। अब देखो, इसमें तुम्हें कुछ पता चल रहा है? झारखंड लिखो, वेस्ट बंगाल लिखो, बिहार। लाइन का क्लियर हो गया तुम्हारा? असम लिख लिया? देखो, लाइन पे कुछ लिखना है कि बाकी है? देखो, असम लिखा, मेघालय त्रिपुरा लिख लिया। और देखिए, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर। अब इधर आओ, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश लिखो। ये चार लिखो। बिहार, ओ डबल डी आई ऐसे जो होता है, ओ डबल डी आई। ओ डबल डी, सर ये छत्तीसगढ़ के साइड में होगा। हाँ, हाँ सर, वो स्पेलिंग ओ डबल डी आई ऐसे है सर। ओडिशा, हाँ, देखो ओडिशा। ओ हाँ, चलो, ओडिशा। अब यहाँ क्या है? चलो, इसको फिल करो सारे से, फिल कर दो। महाराष्ट्र, सारे स्टेट लिखो, देख देख के लिखो। जो आते हैं उन्हें तो बाकी दिखाएंगे। इतना लिख लिया? हाँ सर, ये सर हमारा होने वाला है सर। ओडिशा, आंध्र प्रदेश लिखो। देखो, लिख दिया सर, गोवा भी लिखो। लिख दिया। देखो ये गोवा, 28 स्टेट में हमें चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। देखो गोवा लिखा, हाँ सर, ये कर्नाटक, तमिलनाडु, क्या कर्नाटक लिखा। नीचे केरला होगा, तमिलनाडु होगा, दो होंगे। बड़ा वाला तमिलनाडु एक पतला पतला सा है वो केरला। हो गया सर। दिखाओ, 28 काउंट करो। आप कैपिटल लिखो या एरो लगा के छोड़ दो। सर स्टेट कैपिटल दोनों में से कोई एक लिखना है। हाँ, स्टेट भी लिख सकते हो, कैपिटल भी लिख सकते हो। कैपिटल अलग से लिखाएंगे, लिख दो कैपिटल लिखना हो आती है, जिसकी जिसकी आती है तो लिख दो। डॉट अलग से कैपिटल ठीक है। अब जैसे तुमने पूरे कहाँ तक लिखे, ये देखो केरला, नीचे वाले करो, निकल आएगा। मैं केरला, तमिलनाडु लिखो, सर ये कल आएगा। इन लोगों के में आएगा। आप से तो किसी के पीछे करवा लेंगे, एक बार पहले देख लो, बिना देखे देखो। कौन सा बच रहा है? सर 30 हो रहे। अच्छी नहीं। अब ऊपर देखो, ऊपर में सबसे 28 है। अब मेरा गिनती। ये देखो, पंजाब लिखा, हाँ सर, ये हिमाचल, जम्मू एंड कश्मीर। लिख दिया। ये देखो, हिमाचल कहाँ? पंजाब, हरियाणा का लिखा है नीचे, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा के नीचे देखो। दिल्ली में एक छोटा सा है, क्या है? दिल्ली तुमने नहीं लिखा? लिखा है मैंने सर, सिक्किम दिल्ली। में लिखा। हाँ, सिक्किम मैंने लिखा है। चलो। सर सिक्किम पे लिखो ना।
सिक्किम सिक्किम अलग से वो 7 स्टेट में नहीं आता सिक्किम छोड़ो ये कुछ नहीं तो वेस्ट बंगाल में 28 स्टेट और सिक्किम दिखा रहा हूँ ये देखो श्रद्धा सिक्किम देखो ये पूरा वेस्ट तो बंगाल यार मैं अच्छे ये पूरा वेस्ट बंगाल यहाँ तक है मैं टिक कर लेता हूँ 30 हो रहे हैं मेरे 30 गोवा कहाँ लीजिए गोवा कोई बात नहीं अभी इनको राज्य का दर्जा नहीं मिला है इसीलिए जेल से यूपी उत्तराखंड पूरा पूरा लिखना है हिमाचल प्रदेश कहाँ लिखा एचपी के नीचे यूपी की है असम नागालैंड तो सब यही कंट्री से दबाया जाता है ये रख लो इसको याद करके आना कल याद हो गया सर बस चलते हैं हाँ चलो सारे स्टेट लिखो पहला देखो भाई मेरे 30 से लिखे सारे ये लिखिए बचा है कि बता दें ये क्या है उत्तराखंड यूके लिखो ना याद नहीं आएगा पूरा ऐसे लग रहा है यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन बना दिया पूरा ये देखो ये क्या है तुमने यहाँ आंध्र प्रदेश लिख दिया जबकि तेलंगाना का देख के नहीं लिख रही हो जबकि 30 आए आंध्र प्रदेश नीचे है उससे ऊपर एक टुकड़ा कटा ये पुराना मैप है इसको लिखो तेलंगाना ये तेलंगाना लिखो यहाँ ये दो टुकड़े आंध्र प्रदेश का ऊपरी हिस्सा तेलंगाना लिखना समझ आई इसमें नहीं है पंजाब कैपिटल है यार ये आंध्र प्रदेश कैपिटल है चंडीगढ़ उड़ीसा उड़ीसा के ऊपर ये क्या लिखोगे छत्तीसगढ़ यहाँ छत्तीसगढ़ यहाँ पर वो आता ये रख लो अब इसी को घर में पढ़ लेना ठीक है चलो उनका वैसा ओके बाय ऐसे सर बाय इनके में पूरा नहीं दिख रहा अभी एक उससे पहले